नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो महासंग्राम। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। सुप्रीम कोर्ट में आज एसबीआई को एक बार फिर से बेइज्जती का सामना करना पड़ा। आज एसबीआई के चेयरमैन को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि आपको हर हाल में चुनावी बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात का आंकड़ा रखना होगा। दरअसल बॉन्ड के मुद्दे पर आज ये तीसरा मौका था। अब यूनिक नंबर का मुद्दा उठा है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने पुराने आदेश को फिर से दोहराना पड़ा है। वही आदेश की बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी अब कोर्ट के सामने रख दी जाए, जिसे वो वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। यही नहीं, अब एसबीआई के चेयरमैन को हलफनामा देकर यह भी बताना होगा कि उसने आखिर सारी जानकारी कोर्ट में दे दी है, कुछ भी छिपाया नहीं गया है। आपको याद होगा कि 15 मार्च की सुनवाई में एसबीआई की तरफ से यूनिक नंबर का खुलासा नहीं किया गया, जिसके बाद आज की डेडलाइन दी गई थी। अब आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फटकार लगी। 21 मार्च शाम 5 बजे तक हलफनामे के साथ पूरी जानकारी मुहैया कराने के आदेश दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस आदेश के बारे में कहा और यह भी बताया गया कि अगर यूनिक नंबर नहीं होगा तो ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर किस पार्टी को किसने ये चंदा दिया है। और शीर्ष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक से ये साफ कह दिया है कि आपकी डेडलाइन गुरुवार शाम 5 बजे तक की है। अब ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इस नंबर के सामने आने से क्या पता चल जाएगा। आखिर एसबीआई की ऐसी क्या मजबूरी है कि उसने इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज कोर्ट के सामने तीसरी बार साझा नहीं किए। यह एक बड़ा सवाल है। अब इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल होगा। उन मेहमानों से आपका परिचय करवा लेती हूं। शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि अर्थशास्त्री हैं। ईशान त्यागी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नवीन गौड़ आम आदमी पार्टी से, के शर्मा वकील हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। चुनावी चंदे को लेकर एक बार फिर एसबीआई को भारी बेइज्जती का सामना सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एसबीआई के चेयरमैन को फटकार लगाई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर 3 बार की सुनवाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एसबीआई बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही। स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया। आपके ऑर्डर का मतलब हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हों इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हों वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए साफ किया है उसे बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी देनी होगी। वो सिर्फ वही बातें ना बताए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा है, बल्कि बॉन्ड से जुड़े सारे फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। एसबीआई को हलफनामा देकर ये बताना होगा कि उसने सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। इसके लिए उसके पास गुरुवार 21 मार्च शाम 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। सवाल है, बॉन्ड के यूनिक नंबर में ऐसी कौन सी जानकारी छिपी है जिसको एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में रखने से परहेज कर रहा है। ये तीसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट को एक ही आदेश को बार बार दोहराना पड़ा है। सवाल ये भी है कि यूनिक नंबर के रवैये पर राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बना रहे। राजनेता बॉन्ड से चुनावी चंदे की बात तो करते हैं, लेकिन कोई भी यूनिक नंबर पर कुछ नहीं बोलना चाहता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश जो लगातार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सरकार को बचाने के लिए, मोदी सरकार को बचाने के लिए जो कोशिश चल रही थी, उससे एक तरह से उसके खिलाफ ये फैसला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास और विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। 10 साल मोदी गवर्नमेंट के हुए,
कांग्रेस पार्टी के पास आज भी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की तरफ बढ़ रहा है। बहरहाल अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। क्या 21 मार्च तक एसबीआई सारी जानकारी के साथ हलफनामा देगा या गुरुवार की सुनवाई भी बहानेबाजी की भेंट चढ़ जाएगी। दिल्ली से रजनीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए इस खबर पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा सुप्रीम कोर्ट में भी। तमाम मेहमान एक बार फिर से हम उनकी तरफ रुख करते हैं। शरद कोहली जो कि हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं वो जुड़ चुके हैं, ईशान त्यागी कांग्रेस प्रवक्ता, सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट, नवीन गौड़ आम आदमी पार्टी की तरफ से, के शर्मा जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आना चाहूंगी। सौरभ दुबे जी, सवाल यही है कि आखिर क्या दिक्कत हो रही है एसबीआई को? क्या एसबीआई, क्योंकि आरोप लग रहे हैं, क्या एसबीआई भी एक प्रेशर में काम कर रहा है केडर पे? किस चीज का दबाव है एसबीआई पर? ये सवाल, ये आरोप विपक्ष की तरफ से बार बार लगाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि एसबीआई जो है देश की सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोच्च संस्था है, संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को जो है वो हर हालत में एसबीआई जो है वो उसको पालन करना उसका जो है कर्तव्य है जी। और वो अपने जो भी उन्होंने आदेश दिया है उसका पालन कर रही है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सब लिस्ट का नाम उसमें डालिए, कौन कौन से इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर किन किन लोगों ने चंदा दिया हुआ है, किन किन पार्टियों को। तो एक देखिए एक समय सीमा मुझे लगता है क्योंकि जब आप जिम्मेदार डिजिटल इंडिया का समय ना सर, एक क्लिक पे सारी जानकारी मिलती है ना। जब वो जानकारी आपके पास है, एसबीआई कहता है जानकारी है हमारे पास, उसको देने में आखिर क्या दिक्कत हो रही है? क्यों 3 हफ्तों का समय? हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट को आखिर तीसरी बार क्यों ऐसा कहना पड़ा? बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लाई गई थी तो चुनाव में पारदर्शिता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून को बनाया था। लेकिन इसके अंदर जो है जिन लोगों के नाम है उनको जो है आधिकारिक रूप से जो है वो गुप्त रखने की ही बात इसमें रखी गई थी। तो ऐसा करके कानून बनाया गया था। ये पहले नहीं था कि इसको तुरंत से जो है ऐसी लिस्ट मांग ली जाएगी और लिस्ट दे दिया जाएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भैया इस लिस्ट को आपको गुप्त नहीं रखना है, इस लिस्ट को जो है वो आप सार्वजनिक करिए और वेबसाइट के ऊपर डालिए, तो ठीक है। वो चुनाव आयोग को देने के लिए जिस प्रकार से पहली लिस्ट उन्होंने लाए और उसी प्रकार से अब क्रमबद्ध जो है सिलसिले तौर पे मतलब पूरा डाटा लगेगा। और आपका ये कहना है ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई एक क्लिक से आप सारी जानकारी पा लीजिए, दूसरी तरफ एसबीआई को अभी बहुत वक्त लगेगा। समझ नहीं आ रहा है सर। और इस पूरे मामले में देखिए विपक्ष भी कई सवाल खड़े कर रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास और मेहमानों की तरफ भी मैं जाऊंगी। ईशान त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लग रही हैं एसबीआई पर कि ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आके काम कर रही है। एसबीआई आखिर आंकड़ा क्यों नहीं पेश कर पा रही है? आपका क्या टेक है कांग्रेस की तरफ से? करिश्मा जी, देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिएगा 70 और 80 के दशक में एक तरह से महाराष्ट्र में, मुंबई में खासकर डी कंपनी चलती थी, जो कि लोगों को काम करने के लिए या बिजनेस करने के लिए या फिर जो बड़े बड़े आपके कॉर्पोरेट हाउसेस थे या उस समय के जो व्यापारी थे, छोटे व्यापारी, उनसे चंदा वसूली करके उनको आराम से धंधा करने का मौका देती थी। अगर आपको आराम से धंधा करना है तो आपको उनको चंदा देना पड़ेगा, हफ्ता वसूली वो लोग करते थे। तो इसी तरह से हमारे देश में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में एक एम कंपनी चली थी, वो शुरू हुई, जिसने 2 चीजें करी, 2 हथियार थे उसके। एक तो चंदा लेके आपको धंधा मिल जाएगा, चंदा भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, उसके बाद आपको तुरंत धंधा मिल जाएगा। दूसरा हथियार जो उनका था वो भय और चंदे का हथियार था। भय का प्रयोग करके, संवैधानिक संस्थाओं का प्रयोग करके, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उसका प्रयोग करके वो चंदा वसूली या बोल लीजिए हफ्ता वसूली भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी थी, बड़े अच्छे माध्यम से। अब आप यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए हमें, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा 6000 करोड़ से ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है इलेक्टोरल बॉन्ड से, जो वो पारदर्शिता की बात करते थे। कहां है वो पैसा? किस चीज में आपने इस्तेमाल किया?
क्या बड़े बड़े दफ्तर बनाने में इस्तेमाल किया? क्या विधायक खरीदने में इस्तेमाल किया? क्या सांसद खरीदने में इस्तेमाल किया? सरकारें गिराने में आपने इस्तेमाल किया उन पैसों का हॉर्स ट्रेडिंग करके? और दूसरा सवाल उठता है यहाँ पे एसबीआई पे। करिश्मा जी देखिए, मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूं और अपने समय में बैंक्स के साथ काम कर चुका हूं। बैंक्स जो है हर शाम को, हर रात को लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट और रिकंसिलिएशन करते हैं एक क्लिक के, आपने बोला क्लिक के माध्यम से। तो एक क्लिक के माध्यम से जो देश का सबसे बड़ा बैंक लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शंस को सेटलमेंट और रिकंसिलिएशन करता हो, वो 22,000 ट्रांजैक्शंस नहीं दे पा रहा है आज। ऐसे तो फिर आप लोगों ने भी सेल बार-बार कंपनियों से पैसा लिया है, सुप्रीम कोर्ट की फिर कांग्रेस ने भी, सुप्रीम कोर्ट की- नहीं मेरी बात सुनिए ना, सवाल फिर ये भी उठते हैं, फिर कांग्रेस ने भी सेल कंपनियों से पैसा लिया है, फिर आप लोग इत्तेहाद तौबा क्यों मचा रखे हैं? आप क्योंकि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके आया गया। इससे पहले फिर कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ? तब ये सब चीजें नहीं थी, तो तब ये सब चीजें पता नहीं पड़ती थी। सवाल फिर बीजेपी वो उठा रही है कि आप, क्योंकि पारदर्शिता है तो आप लोग के सामने चीजें हैं, आप लोग ये बात रख सकते हैं कि भाई वो कहाँ है। ठीक है, उस सवाल पे भी मैंने वो सवाल पूछा कि एसबीआई क्या सच में एक दबाव में काम कर रही है, क्यों नहीं आके वो आंकड़ा पेश कर पा रही है? तो फिर आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अब बीजेपी को ज्यादा चंदा मिला, आप लोग को नहीं मिला, इस पे दिक्कत हो रही है? नहीं, इस बात से दिक्कत नहीं हो रही है हमें। फिर दिक्कत किस बात से? आप लोगों ने, आपकी सरकार ने भी तो सेल कंपनियों से पैसा लिया था बता रहा हूं ना, आप सुनने का, हाँ ठीक, थोड़ा सुनने का भी सब्र रखिए। मैं यही बता रहा हूं आपको कि देखिए, दिक्कत ये है कि पारदर्शिता के नाम पे एक स्कीम लाई गई, हफ्ता वसूली स्कीम। उसमें ये बोला गया कि कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को अपने प्रॉफिट का 100% शेयर दे सकती है। बताइए ऐसी कौन सी कंपनी है जो 100% अपने प्रॉफिट का दे देगी? किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट 100 करोड़ है तो वो 300 करोड़ रुपए चंदा कैसे दे देगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो? बताइए, इस पे सवाल बताइए, इसमें जवाब दीजिए। जिस कंपनी का नेटवर्थ कम है, आखिर वो इतना चंदा कैसे दे सकती है? इसको भी हम समझेंगे। शरद कोहली सी आपसे समझना चाहूंगी जी। ठीक है करिश्मा जी, 30 सेकंड और दीजिएगा, 30 सेकंड और दीजिएगा। ठीक है। एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि 2018 में हमारे वित्त मंत्रालय ने 3 कंपनियों को हाई रिस्क कंपनी रखा था क्योंकि उनपे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस बना था। तो वो 3 कंपनियां हैं, कामना क्रेडिट्स एंड प्रमोटर्स, इनोसेंट मर्चेंडाइज और रेणुका इन्वेस्टमेंट। इन सब ने भी जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, इनका केस रफा दफा हो गया। तो बताइए ऐसा कैसे हो गया? ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन में ये कंपनियां धुल गई या अन्य कंपनियां धुल गई जिन पे रेड पड़ती है, उसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है, या तो उनको चंदा, उनको धंधा मिल जाता है या उनके सारे पाप माफ हो जाते हैं। ठीक है, ठीक तो है। देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, वो जवाब दे इस बात पे। ठीक है, मैं लूंगी जवाब। शरद कोहली जी, सवाल यही है सर, क्योंकि आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिस कंपनी की नेटवर्थ इतनी कम है वो आखिर कैसे इतना चंदा दे रही है? सवाल तो ये उठ रहे हैं सर, जैसा कि ये पॉइंट उठाया कांग्रेस की तरफ से भी। देखिए करिश्मा, अगर नेटवर्थ कम है ये तो उस कंपनी को जवाब देना बनता होगा, पर आपने जो अभी सवाल उठाया कि जिस कंपनी का मुनाफा 100 करोड़ है वो 300 करोड़ कैसे चंदा दे सकती है, यही सवाल उठाया ना कि 100 करोड़ अगर मुनाफा है तो 300। तो देखिए, जब चंदा दिया जाता है तो चंदा आपकी जो एक्यूमुलेटेड फंड्स है उसमें से दिया जाता है। मैं तकनीकी जवाब दे रहा हूं, मैं उन कंपनीज को कहीं भी करिश्मा डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसका गलत मतलब मुझे लगता है जवाब ईशान त्यागी जी को भी सुनना चाहिए। ईशान त्यागी जी, आप भी सुनिएगा ये जवाब जी। एक्यूमुलेटेड फंड्स में से दिया जाता है। आपका प्रॉफिट एक निरंतर साल ब साल होता रहता है। मान लीजिए मैं 20 साल से काम कर रहा हूं तो मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 1000 करोड़ भी हो सकता है, उसमें से मैं चंदा देता हूं। ये तो पहली बात। खैर, ये मैं दोबारा कहना चाहूंगा, मैं उन कंपनीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले क्या होता था, अब यहां पर सवाल मैं जो त्यागी जी ने उठाया, हमारे माननीय कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, मैं ये डी कंपनी, एम कंपनी, मुझे लगता है ये अभद्र टिप्पणी है। ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी भी पार्टी पे, इसलिए नहीं करनी चाहिए, मैं उसका जवाब भी देता हूं कि 65 साल तक तो कांग्रेस का राज था। अगर हम मैं निष्पक्ष होकर बात करूं, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं एक सवाल उठाता हूं कि 65 साल में जो भी चंदा माननीय कांग्रेस पार्टी ने लिया है उसका हिसाब भी टेबल पे रख दिया जाए। वही बात तो जहां से लिया है। अच्छा, वो छोड़िए जी, वो छोड़िए, मैं करिश्मा वो छोड़िए, अभी जो 1200-1300 करोड़ का चंदा कांग्रेस के पास आया है, तो जितने कांग्रेस के हमारे माननीय लोग अगर सवाल उठा रहे हैं दोनों पक्षों के लिए, तो वो उनके अकाउंट्स में तो ये हिसाब है ना कहां से चंदा आया है। तो स्टेट बैंक क्या वो लिस्ट निकाल के दे दें? अगर उनको इतनी जल्दी है तो वो लिस्ट उनके खातों में तो है ना कहां से चंदा आया है। आप बुक्स ऑफ अकाउंट जब मेंटेन करते हैं
तो बाकायदा उसका रिकॉर्ड रहता है कि कहां कहां से पैसा आया है, तो वो अपना 1300 करोड़ रुपए निकाल के दे दें। तो ये भी जवाब है। देखिए मूल मुद्दा क्या है करिश्मा, के इससे पहले क्या होता था, इससे पहले कैश में कंट्रीब्यूशन किए जाते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाने का मूल सिद्धांत क्या था, स्वर्गीय अरुण जेटली जी का, कि जो कैश आता था कम से कम कैश की बजाय आप बैंक में जाएं, बैंक में जाके आप खरीदें। और जिन लोगों ने चंदा दिया, मैं इसमें थोड़ी सी आपत्ति अपनी जाहिर करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने चंदा दिया, जिस समय दिया गया करिश्मा, उस समय उनको यह वादा किया गया कि आपका नाम और आपकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी। अब अगर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 6 साल बाद आप उन लोगों के नाम देते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मानता हूं कि मैंने एक विश्वास करके चंदा दिया कि मेरा नाम किसी भी कारण से नहीं बताया। बहुत लोग गुप्त दान भी करते हैं कि मैं नहीं बताना चाहता कि मैं कौन दानी हूं, कितना बड़ा दानी हूं, कितने पैसे दिए, किसको दिए, मैं नहीं बताना चाहता हूं। अब अगर आप 5-6 साल बाद ये नाम बताते हैं, तो मुझे लगता है जिन लोगों ने चंदा दिया है उनके साथ एक तरह से ये विश्वासघात हो जाता है कि उन्होंने इस विश्वास पे दिया। चलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो सर आंखों पर, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं तो आप दीजिए। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं होंगे, आज क्या हो रहा है करिश्मा, अब इलेक्टोरल बॉन्ड इस समय नहीं है, वो खारिज किए जा चुके हैं। तो इस समय क्या कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहे होंगे राजनीतिक पार्टियों को? बिल्कुल हो रहे होंगे, परंतु कैश में हो रहे होंगे, गलत तरीके से हो रहे होंगे। मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने कम से कम कुछ, मैं ये नहीं कहता कि पूरी पारदर्शिता आ गई थी, लेकिन एटलीस्ट कुछ पारदर्शिता तो है। यही सवाल मेरा कांग्रेस से भी था सर कि अब ठीक है इलेक्टोरल बॉन्ड है तो चीजें बिल्कुल क्लियर है, आप सवाल उठाने के लिए यहाँ पर आप सक्षम है, लेकिन आपके शासनकाल में क्या था, तब तो ये सब चीजें नहीं थी। तब आखिर कहाँ कितना घोटाला हुआ ये कैसे पता चलता? ठीक है, मैं सर इसके साथ ही लौटूंगी आपके पास और भी गेस्ट की तरफ मैं रुक करूंगी। 65 साल का हिसाब, बिल्कुल बिल्कुल साल का हिसाब उनको दे देना चाहिए। बस हाँ, मैं ये सवाल सर मैं पूछूंगी, बहुत जायज है ये सवाल। इस वक्त हमारे साथ के शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, वकील हैं। के शर्मा जी, आपसे थोड़ा कानूनी लिहाज से समझना चाहूंगी, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा, काफी नाराजगी भी यहाँ पे देखने को मिली, तो क्या समझा जाए अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अधिकार है, किस तरीके से आगे एक्शन लिया जा सकता है जब यहाँ पे हलफनामे की भी बात आती है? देखिए ऐसा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए हैं और वो यदि वो डायरेक्शन नहीं माना जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाता है। और कंटेम्प्ट में जो है ये जो जेल तक की सजा हो सकती है, फिर चेयरमैन पर भी गाज गिर सकती है, मैनेजर पर भी गिर सकती है, जा सकता है। और इसमें जो सीबीआई जो FIR भी लॉन्च हो सकती है और साथ में डायरेक्शन भी दे सकते हैं। और अभी हम सभी भाइयों का मैं बात सुन रहा था, जिस सुनने के बाद मुझे ये जो समझ में आया कि तेरा दामन जो है भी गंदा है, मेरा दामन भी गंदा है। तो तेरा दामन के गंदा होने से, मेरे दामन का गंदा होने से माफ नहीं हो सकता। यदि गलती तो गलत है, 2 + 2 = 4 होता है, उसको आप 5 नहीं बना सकते। हमारे अर्थशास्त्री जी बहुत अच्छी बात बोले कि ये उन्होंने कि अर्थशास्त्री जी गुप्त दान या हिडन है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। कैसे जो असंवैधानिक चीजों को, पहली बात है लीगल करना, लीगल टेंडर, इलीगल टेंडर कैन नॉट बिकम लीगल टेंडर। आप किसी को यदि 1 लाख रुपया दिए मारने के लिए, मर्डर करने के लिए, और वो 1 लाख रुपया मर्डर करने के बाद पैसा मांग रहा है और वो कह रहा है, केस कर रहा है रिकवरी सूट, तो क्या इलीगल टेंडर जो मर्डर का है वो लीगल हो जाएगा? स्टार्टिंग से ही वो जो था वो प्राइमरी पेशाई देखे तो वाइड ऑफ एनिसो कहा जाता है, वो गलत था, वाइड था, वो लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वाइड था। तो मेरा ये कहना है कि जो जी कंपनी हो चाहे चंदा, उसने गलती किया, कांग्रेस ने गलती किया, तो तभी तो बीजेपी लाया गया। अब बीजेपी भी वही करेगा तो जनता का पैसा तो जा रहा है ना, और जनता का जो पैसा जो है, ये पैसा यदि आप एक आदमी का प्रॉफिट है 21 करोड़ रुपया एक कंपनी का, वो 100 करोड़ रुपया चंदा दे रहा है। हो सकता है कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने चंदे अपने कंपनी के नाम पे नहीं देना चाहती थी, वो उस कंपनी के नाम पे दिया हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए आपने देखा कि लिस्ट में सारे नाम है, राहुल गांधी जिसपे एलिगेशन लगाते हैं जिन कुछ कंपनियों पे, उनके 1 रुपया भी चंदा नहीं आया है। ऐसा तो नहीं है कि जो पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो पैसा आया है सिर्फ वही पैसा आया है। हमारे शास्त्री भाई सही बात बोले कि पैसा कैश में भी बहुत सारा आया होगा, काइंड में भी आया होगा, लेकिन उसका हिसाब नहीं है। लेकिन ये जो है, जो ये अवैधानिक जो कानून बनाया गया था, ये उसी दिन जिस दिन बना था वही उसी दिन ये गलत था, क्योंकि ये गलत को सही आप साबित नहीं कर सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो। हम कांग्रेस चोर है, मैं मान लिया, क्या बीजेपी को इस बोलने से कि कांग्रेस भी चोरी किया है और हम भी चोरी कर सकते हैं, तो क्या वो लीगल हो सकता है?
गलत तो कांग्रेस भी थी और कांग्रेस आप भी होगे, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये शासनकाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। नवीन गौड़ जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लौटूंगी सर, लौटूंगी। करिश्मा जी 24 घंटे के अंदर यही एसबीआई कहां से डेटा ले आई? पहले तो टाल मटोल कर रही थी और अभी 24 घंटे में आपने देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया 24 घंटे में आ गया। मतलब कि डेटा था, किसके लिए वो डेटा को छिपा रहा था, ये बड़ा सवाल है। ठीक है सौरभ जी, जल्दी से अपनी बात रखें, फिर मेरे को नवीन जी के पास जाना है। एक सीबीआई एसबीआई के जो चेयरमैन के पास करिश्मा जी देखिए, मैं मुझे सख्त आपत्ति है। पहली बात तो वकील साहब हैं, वकील साहब जो बात कह रहे हैं चोरी हुई है, देखिए चोरी किसने हुई है? क्या अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चोरी हुई है? कोई किसी ने ऐसा कहा कि चोरी हुई है? भाई चंदा आज से तो नहीं लिया जाता, इतने वर्षों से पार्टियों को चंदा दिया जाता है। देखिए इतने वर्षों से पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है और आज कोई नई प्रथा नहीं आई है। जब एक उसको जो है उस जो प्रथा थी, जो कैश लेते थे, उसको अगर सही करने की एक व्यवस्था बनाई गई तो आज अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको सार्वजनिक कर दीजिए, पहले गुप्त रखने का प्रावधान था, आज सार्वजनिक करने का है, तो देखिए आप ये कह सकते हैं कि हाँ देखिए चंदा तो सारी पार्टियां लेती हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि चोरी कर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सबको चंदा स्वेच्छा से पार्टियों ने दिया है। लेकिन नहीं, ब्लैक मनी सवाल सौरभ जी ये उठ रहे हैं ना कि आखिर अब तक वो आंकड़े क्यों नहीं सामने लेकर आ पा रही है एसबीआई? सवाल फिर ये उठ रही है। यानी देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कांग्रेस के भी शासनकाल की आपने जो बात रखी कि अभी सब चीजें सार्वजनिक है, पहले ये सब चीजें गुप्त हुआ करती थी, ऐसे में कांग्रेस के भी शासनकाल पे यहाँ पे जवाब सवाल उठता है और उनको जवाब देना पड़ेगा। नहीं होती थी, लीगल टेंडर नहीं बना सकते, ये भी कानून को बनाया गया था जब कि आपको आपका डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जब ये कानून आया था तब ये बनाया गया कि आपके डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उसको सार्वजनिक किया जा रहा है, तो जो समय लगता है वो समय लगेगा। नवीन गौड़ जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी का सर क्या मुद्दा है? अभी थोड़ा सा आम आदमी पार्टी का मुद्दा समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को कोई कानून तो मानना है नहीं। अब देखिए पहले सीए को लेकर विरोध, अब इलेक्टोरल बॉन्ड एक मुद्दा मिल गया। अब बताइए आपकी तरफ से क्या पक्ष है? नवीन गौड़ जी। ये करिश्मा जी, ये किसने कहा कि हमने कानून नहीं मानना? बार बार समन जारी किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को और तमाम हम ये कह सकते हैं कि आरोप यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि गैर कानूनी समन है। ईडी जो है वो इन्फ्लुएंस में काम कर रही है, फिर सीए को लेकर एक मुद्दा बनाया गया, अब इलेक्टोरल बॉन्ड। बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है आप लोग तो मुद्दा बना रहे हैं इस चीज को। नहीं, कानून नहीं मानना ये आप कह रहे हो या फिर बीजेपी वाले? नहीं, ये तो सर ये तो आरोप लग रहे हैं कि कोई कानून नहीं मानते हैं आप लोग। नहीं, कौन लगा रहा है? चैनल लगा रहा है या फिर बीजेपी वाले लगा रहे हैं? सर विपक्षी पार्टियां, सत्ता पक्ष आपके ऊपर ये आरोप लगा रहा है। मैं क्यों लगाऊंगी सर? चैनल क्यों लगाएगा? ये सवाल मेरा आपसे है नवीन गौड़ जी। इलेक्टोरल बॉन्ड को मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसा कहना है बीजेपी का और तमाम पार्टियों का। आप ये जब स्टेटमेंट दे रहे हो तो आप कोट कीजिए ना कि बीजेपी ऐसा कह रही। सर मेरे सवाल का आप जवाब देंगे, इसके बाद मुझे आगे डिबेट में बढ़ना है। सवाल को मैं एक बार थोड़ा करेक्ट कर रहा था। मैं नहीं सर, मैंने बहुत करेक्शन के साथ आपसे पूछा। मुझे लगता है कि हमें इस पे समय जाया वो नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मेरा सवाल आपको क्लियर हो चुका है सर करेक्शन के साथ, तो अब मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब दीजिए तत्काल। जी 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 बिल्कुल। ये जो मिस्टीरियस फंडिंग, जो ये रहस्यमयी फंडिंग भारतीय जनता पार्टी को हो रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो एक मैकेनिज्म पूरा बना रखा था कि ईडी को पीछे लगा के अलग अलग कंपनीज पे सीडी के छापे गिरवा के, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है करिश्मा जी? आप सोचिए, और मेरे जितने दूसरे साथी वकील भी बैठे हैं और इकोनॉमिस्ट भी बैठे हैं, वो भी बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आज किसी कंपनी पे ईडी का छापा पड़ता है और अगले आने वाले कुछ दिनों में वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और ईडी का छापा साफ हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी साफ सुथरी भारतीय जनता पार्टी कब से होगी? और ये एक कंपनी के साथ नहीं हुआ है, ये लगातार बहुत सारी कंपनियों की सूची है जिनमें ईडी के माध्यम से छापा गिरवाया गया और छापा गिरवाने के कुछ दिनों बाद प्रेशराइज करके उन कंपनीज से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए उन कंपनियों के द्वारा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ईडी के जरिए वसूली हो रही है? ईडी के जरिए हर कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में आज के दिन। सर तो फिर कोई तो व्यक्ति आगे आके बोलेगा ना। अगर मुझे एक बात बताइए, अगर ये ईडी से वसूली होगी, मुझे एक बात समझाइए, तो कोई तो व्यक्ति सामने आके बोलेगा ना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो बोल रहे हैं ना,
हाँ तो बोल रहे, ये मैं बता रहा हूँ ना लिस्ट आपको लिस्ट चाहिए मैंने दे देता हूँ। कौन? अच्छा नहीं तो बताइए ना आप करिश्मा जी। ऐसे कंपनी ऐसे देखिए सुनिए मेरी बात, एक कंपनी है जो जिसके ऊपर मैं बता रहा हूँ, एक कंपनी है जिसके ऊपर 13 नवंबर को ईडी की रेड पड़ती है। वही कंपनी 17 नवंबर को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती है। समझिएगा, ठीक है। और बहुत सारे बताता हूँ मैं आपको। एक कंपनी है करिश्मा जी, इनकी बात तब मानी जाएगी जब ये ईडी का स्वयं सम्मान करते हैं। जब ये ईडी का स्वयं सम्मान नहीं करते तो ईडी की कार्रवाई। ये सारे सवालों का जवाब मैं आपसे लूंगी। आप सौरभ जी एक बार उनके सवाल तो ये जो सवाल उठा रहे हैं वो सुनने तो दीजिए ना। जी नवीन जी वक्त दे रहे नहीं, ईडी का तो खुद अपमान कर रहे हैं और ईडी पर सवाल उठा रहे हैं। तो ईडी का तो सब पहले से चल रहा है कि ईडी इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, यारों को पहले से ही लगता है जमानत पे बाहर है अरविंद केजरीवाल। ठीक है नवीन जी आप जल्दी से अपनी बात करें। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा वो बीच में बार बार ना बोले, ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, तो 2 अप्रैल को 2 अप्रैल को ईडी की रेड होती है, 7 अप्रैल को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए जाते हैं उस कंपनी के द्वारा। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके ये सोची समझी साजिश है जिससे कि कंपनीज के से अलग अलग कंपनीज से छापे मरवा के और चंदा इकट्ठा किया जाता है। हिंदुस्तान की जनता को धोखा दिया जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी कंपनी ने दिया, कौन सी कंपनी ने दिया। मेरे साथी कह रहे थे गुप्त दान है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। हाँ ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये देश की जनता के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, देश की जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। तो फिर सवाल ये उठा रहे हैं ना नवीन जी आपकी पार्टी के ऊपर तो भ्रष्टाचार के कई आरोप है, कितने घोटाले हैं, तो फिर क्या चंदा लेने का नया तरीका अपनाया है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 90% हिस्सा, मुनाफे का नहीं रेवेन्यू का मैं कह रहा हूं, रेवेन्यू का 90% हिस्से के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। और ये मैं नहीं कह रहा, आरबीआई ने भी ये कहा था जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम लेके आई थी चंदा चोरी की, आरबीआई ने भी ये कहा था कि इस स्कीम के आने से ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज जो है वो लगातार बढ़ेगी। आप इसमें 1000 सफाइयां देते रहिए। जवाब दीजिए सौरभ जी तमाम सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने उठाया है कि जनता के ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सेम ही है कि यदि किसी ने चोरी किया है, यदि किसी का दामन कम है और किसी का दामन ज्यादा है, 303 एमपी के हिसाब से ये कानून जब लाया गया था इलेक्ट्रल बॉन्ड का, तो गलत ही इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो कानून आया था उसमें स्पष्ट रूप से था कि जो बॉन्ड खरीदेगा वो अपना विवरण देगा और उस विवरण को गोपनीय रखा जाएगा। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक पारदर्शी तरीका यह बनाया गया था, इस कानून को बनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसको सार्वजनिक उनका आदेश है कि सार्वजनिक कर दीजिए, तो उसको सार्वजनिक कर दिया जा रहा है। भारत के अंदर जितनी कारोबारी कंपनियां हैं वो सभी पार्टियों को उन्होंने चंदा दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, सपा भी है, सारी पार्टियों को चंदा गया हुआ उससे। अब दिक्कत इस बात की हो रही है कि आम आदमी पार्टी को जो लोग नहीं पसंद करते और कारोबारी चंदा देने को तैयार नहीं है। अच्छा एसबीआई कांग्रेस क्यों नहीं बता पा रही है? यहाँ पे साफ तौर से कहा गया है कि एसबीआई को सारी जानकारी देनी होगी, जो भी इस बॉन्ड के पैसे निकाले गए उनके अल्फान्यूमेरिक संख्या, सीरियल नंबर बताना होगा। आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? इस टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं ना सर। करिश्मा जी मैं आपकी सारी बातों को समझ गया, मैं आपकी बात का आंसर दे रहा हूं। मना नहीं किया ना एसबीआई ने, उसने बोला हमको जो तय समय लग रहा है वो लेकर के आपको सारा विवरण देने के लिए तैयार है, किसी चीज को छुपा नहीं जा रहा। आपसे समझना किसी चीज को छुपा। ये यूनिक नंबर की थोड़ी सी टेक्निकल चीजें मुझे समझाइएगा। इसमें साफ तौर से यूनिक नंबर पे अब जोर दिया गया है और साफ तौर से ये कहा गया है कि अल्फा न्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर भी आपको बताना होगा। कितना वक्त लगता है सर? अगर एसबीआई को ये डेटा रखना है तो कितना वक्त लग सकता है? यूनिट नंबर क्या है करिश्मा, हम समझ लेते हैं। हर बॉन्ड के ऊपर एक नंबर इम्बाइब्ड होता था जो कि बॉन्ड का नंबर होता था। ये बॉन्ड बेरर होते थे, मतलब आपने जब बैंक से जाके खरीदा, मान लीजिए 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा, तो आपका नाम वहां केवाईसी चला गया और उसके बाद मान लीजिए किसी वजह से बॉन्ड मेरा रास्ते में कहीं गिर गया, खो गया, तो जिस व्यक्ति को ये मिला वो व्यक्ति जाके चंदा जमा करा देगा। जो अभी तक प्रावधान था वो ये था, क्योंकि ये बेरर बॉन्ड्स थे कि आपने जैसे नोट मेरा गिर गया तो नोट पे एक सीरियल नंबर है। अब एसबीआई को करना क्या है कि एसबीआई को जो वो नंबर डला हुआ है बॉन्ड पे, उसको जिस व्यक्ति की केवाईसी है उससे रिलेट करते हुए वो इंफॉर्मेशन देनी है। ये बॉन्ड की इंफॉर्मेशन है। अब एसबीआई ने, जहां तक मेरा मानना है, एसबीआई ने ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि बॉन्ड की इंफॉर्मेशन गुप्त थी
और ऐसा एसबीआई को कभी उम्मीद नहीं थी कि ऑल ऑफ ए सडन हमको देने के लिए कह दिया जाएगा, तो उन्होंने बॉन्ड से केवाईसी को मैच करके नहीं रखा था। अच्छा। अब ये एक मैनुअल प्रक्रिया है, ये डिजिटल प्रक्रिया नहीं है, पहले मैं बता दूं आपको, क्योंकि डिजिटल प्रक्रिया तब होगी अगर आप इसको एक सिस्टम में फीड कर रहे हैं। अब मैनुअली आपको मैच करना पड़ेगा कि कौन सा वाला सीरियल नंबर किस केवाईसी के साथ मैच करता है। बिल्कुल, इसके लिए वक्त लग रहा है, मुझे लग रहा है। और देखिए एक बात मैं जरूरी बोलना चाहूंगा करिश्मा, एक जरूरी बात बोलना चाहूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एसबीआई को कहा था कि आप ये जमा करिए, जब 30 जून का वक्त मांगा गया था और एसबीआई ने मना कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी आप हमें फिलहाल खाली लिस्ट दे दीजिए। स्टेट बैंक ने निकाल के लिस्ट दे दी। जैसे ही लिस्ट आई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं अब आप नंबर भी दीजिए। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चीजें मांगी जा रही है, मैनुअली रिकंसाइल करके दे दी जाएंगी। पर सवाल ये उठता है कि क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज का दामन साफ है? जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये जो हमारे आम आदमी पार्टी के भाई साहब हैं, ये जो आम आदमी पार्टी के भाई साहब हैं, इनको बताना चाहूंगा, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, उनको दूसरों को पत्थर नहीं मारने चाहिए। ये बात ये भूल रहे हैं मेरे ख्याल करिश्मा। चाहिए इसका मतलब यही हुआ ना कि उसको भूल जाना चाहिए। हर आदमी यहाँ पे गलत है, बट हम तो जनता है ना, कि जो मीडिया होती है वो जनता होती है, जनता की बात रखती है, तो मीडिया तो चुप हो जानी चाहिए इस बातों पे। नवीन गौड़ जी जवाब दीजिए। आरोप आप लोग के ऊपर ये लग रहे हैं कि फंडिंग का दूसरा तरीका आप लोगों ने अपनाया हुआ है, शराब घोटाले के माध्यम से, आबकारी नीति के माध्यम से। किसी का दामन यहाँ पे साफ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के भी शासनकाल की बात करूं या आम आदमी पार्टी की। हाँ, देखिए करिश्मा जी, मैंने जब शुरुआत 338 करोड़ का स्कैम सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो चुका है। कौन सा स्कैम सिद्ध हो चुका है सर? लिक्कर स्कैम का, एक्साइज पॉलिसी का 338 करोड़ का माननीय सुप्रीम। तभी आपके नेता बाहर नहीं आ रहे हैं, उनको क्यों जमानत नहीं मिल रही है? आप जवाब दीजिए ना इस बात का। सिद्ध हो गया नहीं तो उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? आपको नहीं पता कि पीएम जो आपके मनीष सिसोदिया जी हैं, संजय सिंह जी हैं, इनको क्यों नहीं जमानत मिल रही है? चुप हो जाइए। आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में नहीं जानते? भाजपा के प्रवक्ता है, एसबीआई के प्रवक्ता ने तो यही नहीं समझ आ रहा आपको नहीं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव किए गए हैं, जिसमें कहा गया है अरे तुम प्रवक्ता बोलने लायक ही नहीं हो। अरे तुम तो बोलने लायक ही नहीं हो, तुम रहने दो। तुम्हारे आप लोग बोलने लायक ही नहीं रहे। आपने सारी कट्टर ईमानदारी की अपनी इमेज जो है ना, वो खिड़की से बाहर फेंक दी है इस समय। आप कुछ बोलने लायक ही नहीं है। आप जिनके घर शीशे के होते हैं, पत्थर नहीं मारते दूसरों को। ये बात समझिए आप। क्या बात कर रहे हैं आप? ये आपके सारे नेता लाइन में लगे हुए एक एक करके। अभी सारों के ठीक है, या व्यक्तिगत मत होइए, देखिए व्यक्तिगत नहीं होइए। ठीक है, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। कांग्रेस की भी तरफ हम रुक करते हैं। शांत त्यागी जी, 10 सेकंड में बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो शास्त्री शर्ट कॉलेज बैठे हैं, इनको मुझे लगा था पढ़े लिखे हैं, इनको पता होना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव किए गए 2007। अरे अपनी पढ़ाई देख लो पहले, अपनी बेईमानी देख लो, अपने घोटाले देख लो पहले, ठीक है बाद में मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। ईशान त्यागी जी, सवाल आपसे है कि एक्साइज का दिखाऊं, टैंकर का दिखाऊं। ठीक है सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी 1 मिनट। ईशान त्यागी जी, सवाल आपसे है मेरा। पी चिदम्बरम को एयरसेल कंपनी का 12% शेयर लेने की क्या जरूरत पड़ी सर? क्या ये चंदा लेने का कोई और तरीका था? चलिए उस समय तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था तो खुलासा नहीं हो पाया, तो क्या चंदा लेने का आप दूसरा तरीका अपनाएंगे? इस पे जवाब दीजिए मुझे। करिश्मा जी, ये बेबुनियाद जो आप आरोप लगा रही हैं कांग्रेस पार्टी पे और पी चिदम्बरम जी पे, मैं आरोप लगा रही हूं, ये बहुत ही गलत आरोप है। सौरभ दुबे जी, आरोप मैं लगा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल आप आरोप लगा रही हैं। आप आरोप जो लगा रही हैं बिल्कुल गलत आरोप है। और अभी जिस तरह से दुबे जी कह रहे थे ना कि अब कैश में दे रही होंगी कंपनियां चंदा, तो क्यों आपने नोटबंदी कर दी थी 2016 में? 2016 में आपने नोटबंदी करके काले धन पे बिल्कुल विराम लगा दिया था, तो कैसे कैश में कर रही होंगी? देखिए करिश्मा जी, इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ 1400 करोड़ जो आपको आए हैं वो कहां से आए हैं? 1400 करोड़ आपकी पार्टी को जो चंदा गया है, कांग्रेस को 1400 करोड़ लिए दर्द किस बात का है? दर्द इस बात का है कि टीएमसी को ज्यादा चंदा चला गया। इनको दर्द इस बात का है कि इनसे ज्यादा चंदा टीएमसी को क्यों मिल गया? इनको लोगों ने चंदा देना क्यों बंद कर दिया? दर्द इस बात का हो रहा है। दर्द इस बात का नहीं है कि चंदा क्यों कैसे आ रहा है? दर्द में
है कि इनसे ज्यादा चंदा टीएमसी को कैसे मिल गया। ठीक है, इनका ये कहना है ईशान बोलने जी, दीजिए, बोलने दीजिए। सौरभ जी एक मिनट, इनकी खींच ईशान निकल जी रही है। इनका ये कहना है कि आपको दिक्कत इस बात से हो रही है कि बीजेपी को ज्यादा चंदा मिला, टीएमसी को ज्यादा चंदा दिया गया, आप लोग को नहीं मिला, ये दिक्कत है। करिश्मा जी देखिए, पहली बात तो ये है, सौरभ दुबे जी के बीच में मैं नहीं बोला था और मेरी आवाज उनसे ज्यादा बुलंद है। अगर वो दोबारा मेरे बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं उनको पूरी डिबेट बोलने नहीं दूंगा, ये मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूं। और मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता हूं जिस तरह की डिबेट, ओछी डिबेट सौरभ दुबे जी करना चाह रहे हैं। ईशान जी समय अब आइए हमारे पर, देखिए, हाँ बिल्कुल, अब आइए हमारे ऊपर। आपने बोला हमें क्या दिक्कत है। देखिए, राजनीति एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि देश की सारी पार्टियों को, देश के सारे लोगों को, देश की आम जनमानस को यह पता होना चाहिए कि कहां से किसके पास कितना पैसा आ रहा है, कौन सी कंपनी किस पार्टी को पैसा दे रही है और क्यों दे रही है, उसका क्या लाभ वो कंपनियां उठा रही है उस पार्टी को पैसा देकर। अब आइए दूसरी बात पर, क्या बोलते हैं, हमारे उस पर। अब देखिए, बात है नियत की। नियत जो है भारतीय जनता पार्टी की, आप देखेंगे किस तरह से इलेक्शन कमीशन का जो गठन होता है 3 मेंबर की कमेटी का, उसमें क्या किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो चीफ जस्टिस है उनको निकाल के, वो खुद है, अपना एक मंत्री बैठा दिया जो उन्हीं का तोता रहेगा, और उसके बाद एक नेता विपक्ष हो गया जिसमें वो 2-1 का उन्होंने रेशो बना दिया। और ये देखिए, ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो काली नीयत है, ना वो इलेक्शन कमीशन को संवैधानिक देना चाहती है, ना वो एसबीआई को इस तरह से साफ रहने देना चाहती है, ना वो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने पर तुली हुई है। अब आइए एक और कंपनी पे, सुनिए आप मेरी बात। देखिए, एक कंपनी है, जब पुलवामा का हमला हुआ हमारे देश पे और हमारे देश के वीर जवान शहीद हो गए, उसके बाद उसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्योंकि पाकिस्तान की बेस्ड एक कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, जहां तक मेरा मानना है, वो भारतीय जनता पार्टी ने इनकैश करने का काम किया। इसलिए पुलवामा के जो हमला है उसकी जांच नहीं हो पाई, ये नहीं पता चल पाया कि मेरा सवाल ये है ईशान जी, आरडीएक्स कैसे आया, और ये सवाल बीजेपी भी उठा रखी है कि आप लोग कांग्रेस की नीयत बिल्कुल पाक साफ रही है, कांग्रेस की नीयत बिल्कुल पाक साफ रही है। इतनी बड़ी लिस्ट है, ये इतनी बड़ी लिस्ट है जिन कंपनियों पे पहले रेड हुई ईडी की, सीबीआई की, और उसके तुरंत बाद विद इन 1 साल सारी कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए। अरे आप अपनी वॉशिंग मशीन को देखिए कि आप देश को किस तरह की स्थिति में लेके जा रहे हैं कि आप कंपनियों पे इलेक्शन, ईडी, सीबीआई का डर बना के उनसे चंदा वसूली कर रहे हैं। सौरभ दुबे जी, अब जवाब दीजिए, ठीक है, अब जवाब देने दीजिए ना। सौरभ दुबे जी कह रखी है, आप शांत कर दीजिए इनको, आप शांत कर दीजिए जी, बिल्कुल, आप इनको कह दीजिए शांत बैठे। हाँ, बहुत मैं जवाब दे रहा हूं। अब देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, देखिए जो लोग बेल पर हैं, श्री राहुल गांधी, श्री सोनिया गांधी, और अब केजरीवाल जी भी उसी में लाइन पे लग गए। अभी 2 दिन पहले बेल मिली है उनको, ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। अच्छा, बेल किस बात पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को मिली है? नेशनल हेराल्ड घोटाला। देखिए, शांत हो जाइए, शांत होकर सुनिए, शांत होकर सुनिए। नेशनल हेराल्ड जो घोटाला था, कांग्रेस के लोग पहले क्या करते थे, उद्योगपतियों से चंदा लेकर अपने अकाउंट में डाल लेते थे। ईशान जी बोलने दीजिए ना सौरभ जी को। जब आप किसी व्यक्ति का अकाउंट चेक करेंगे, कोई और लोगों का जो समर्थन है उनको प्राप्त हो रहा है हर यात्रा में, हर सभा में। शांत हो जाओ, परेशान ना हो। आपको जिन्होंने चंदा दिया वो लिस्ट भी खुलेगी, वो लिस्ट भी अभी खुलेगी जिन्होंने आपको चंदा दिया। परेशान ना हो। अभी आप लोग बेल पर हैं, अभी आगे बेल की तैयारी करिए, परेशान मत होइए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, पहले जो प्रथा थी चंदा लेने की, उससे क्या होता था, बड़े बड़े जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो क्या करते थे कि जो व्यापारी है उनसे चंदा लेके अपने अकाउंट में डाल देते थे। वो ईमानदारी से कांग्रेस के नेता, बस यही तो है। शरद कोहली जी, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप फिर से शुरू हो गए। यानी कि जब बात, ईशान जी, लेकिन जब सवाल आपसे बीजेपी ये पूछ रही है तो आप अपने शासनकाल आप कह रही हैं बीजेपी की नीयत, तो फिर आप अपनी नीयत बताइए। कांग्रेस की नीयत क्या पाक साफ रही है? क्या कहीं पर भी दूर दूर से भ्रष्टाचार? जी शरद जी। अरे इनके नेता अपने अकाउंट में पैसा डालते थे। अमेरिका में करिश्मा, अमेरिका में 2020 में इलेक्शन जो हुए थे, राष्ट्रपति चुनाव जो हुए थे,
वहां पर $14 बिलियन इलेक्शन कैंपेनिंग के, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका है इस समय, वहां भी चंदा इकट्ठा करके ही इलेक्शन किए जाते हैं। तो पहली बात तो हमें ये स्वीकार करनी पड़ेगी कि बिना चंदे के इलेक्शन नहीं हो सकते। ये बात हमें पहले तो मन से स्वीकार करनी पड़ेगी। अब एक अंग्रेजी में शब्द होता है जिसको हम कहते हैं क्विड प्रो क्यो, कि क्या चंदा देते टाइम जो पार्टी चंदा दे रही है उसको कोई लाभ उठाना चाहती है पार्टी से, सरकार से, जो भी वहां पर गवर्न कर रहा है उससे कोई लाभ उठाना चाहती है। इसका अगर आप गहराई में जाके देखेंगे पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, उसका जवाब आपको मिलेगा हाँ, ताली दो हाथ से बजती है। अगर आप वो कंपनी अगर किसी को लाभ चंदा दे रही है तो हो सकता है वहां की सरकार उसको कोई लाभ पहुंचाना चाहती हो, वरना चंदा देने वाले कौन होते हैं? वरना आप चंदा किस लिए देंगे? आप धर्मार्थ में चंदा देते हैं जहां पर गरीबों की, विधवाओं की सेवा होती हो, गरीबों के विवाह होते हो, जनरली चंदा वहां दिया जाता है। जब भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया जाता है तो या तो छोटे जो चंदा देने वाले हैं, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए जो देते हैं, वो उन पार्टी के फैन होते हैं कि हम इस पार्टी के सपोर्टर हैं जी, हमारी बचत हमने इनको थोड़ी बहुत दे दी। पर जो बड़ा चंदा आता है, ध्यान से सुनने वाली बात है करिश्मा, जो बड़ा चंदा आता है उसमें क्विड प्रो क्यो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए पूरी दुनिया में छुपा हुआ है। तो इसमें तेरा दामन भी साफ नहीं, मेरा दामन भी साफ नहीं, मेरे किसी साथी ने कहा था, मैं उनके साथ पूरी तरह सहमत हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सबके सब एक ही तराजू में तोलने वाले हैं। कोई अपने आप को इस दामन से, इस दाग से छुड़ा नहीं सकता। करिश्मा, मैं ये बात कहना चाहता हूं और जोर देके कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। नवीन गौड़ जी, आपसे भी दोनों के लिए, एक के लिए है या सभी के लिए है? शरद जी देखिए, दोनों के लिए, सभी के लिए। 30 सेकंड दीजिएगा। मुझे अभी तक मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ। शरद जी 3 बार बोल चुके हैं, ईशान जी 4-5 बार बोल चुके हैं। के शर्मा जी 30 सेकंड आपको भी देती हूँ। मैं ये बताता हूँ, जो शरद कोहली जी जो कह रहे थे और सौरभ दुबे जी जो बोल रहे थे कि जो बेल में इतना डिले क्यों है, आम आदमी पार्टी के लिए जो बोल रहे थे कि अभी तक मनीष सिसोदिया जेल में, तो उनको बताना चाहता हूँ कि बेल का जो लॉ है, आप इस चीज को समझ लीजिए। यदि कोई आदमी 1.5 साल यदि अंदर है, इसका मतलब नहीं कि वो गिल्टी प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट का जो अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस का चल रहा है और इसके बाहर आने से टैंपरिंग हो सकता है। उस टैंपरिंग को रोकने के लिए और निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बेल नहीं मिल रहा है। ये मतलब नहीं किसी को 6 महीने बेल मिल गया तो मतलब वो अभी तक गिल्टी प्रूफ एक्विटल हो गया या एक्विटल हो जाएगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है। और यही बात है कि जिसके घर शीशे के हो, चाहे घर की शीशे के हो चाहे पत्थर के हो, लेकिन जो गलत है। बिल्कुल ठीक है। नवीन गौड़ जी, क्या कहेंगे आप? लगातार क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि आप लोग ने फंडिंग का दूसरा तरीका क्या अपना लिया है, चाहे वो शराब घोटाले की, आबकारी नीति की, ये आरोप लगातार बीजेपी भी लगाती रही है। और क्या कहेंगे? अच्छा करिश्मा जी, यदि कैश में काम हो रहा है या तो मैं कहता हूं जो सीबीआई ईडी बाकी जैसे अलग दूसरे पार्टियों के लिए जिस तरह से एक्टिव काम कर रही है और जितना मेहनत कर रही है दिन रात, और रात को 2 बजे भी यदि समन भेजने में रेडी है, तो उसी तरह यदि अपनी पार्टी के भी लोग भी यदि कैश में पैसा यदि कोई पार्टी को मिल रहा है तो ईडी और सीबीआई इसी के लिए जांच कमेटी कांग्रेस ने ही बनाया हुआ है। सौरभ जी, ये आरोप भी लग रहे हैं बार-बार कि ईडी सीबीआई लगातार इन्फ्लुएंस में काम कर रही है, लेकिन फिर वही सवाल हो जाता जी, वो सिर्फ एक ही पार्टी के लिए कर रही है। करिश्मा जी यही तो कर रही है। मैं कह रहा हूँ शुरू से कि कोई भी पार्टी यहाँ पे सच नहीं है, साफ नहीं है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए शांत हो जाइए, चिल्लाने से आपके कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से आपके गलत कार्य जो है सही नहीं हो जाएंगे। जी देखिए, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए आप एक बात समझिए, पहली बात तो वो लोग जो ईडी की बात कर रहे हैं, जो ईडी का सम्मान स्वयं नहीं कर रहे, ईडी का लगातार 9 बार सम्मान भेजने के बाद अपमान कर रहे हैं, ईडी से डर के भाग रहे हैं, ईडी से छुप रहे हैं, ताकि ईडी क्यों बुला रही है उनको? अरविंद केजरीवाल जी को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, वो लगातार भाग रहे हैं। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। देखिए यार भैया, आप ईडी पे ज्ञान मत दीजिए, आप लोग तो भागने वाले लोग हैं। आपके नेता मुख्यमंत्री ईडी से तो भाग रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं से। आप लोग सम्मान तो करते नहीं है संवैधानिक संस्थाओं का,
उसके ऊपर आरोप लगा के बताइए, क्या मैं कह रहा हूँ किसी या व्यक्ति ने, किसी कंपनी ने जिसने चंदा दिया, क्या उसने आज तक ये बयान दिया? क्या इनके बयान को माना जाएगा या जो चंदा देने वाली कंपनी है उनके बयान को माना जाएगा? किसी भी कंपनी ने ये बोला कि हमको चंदा जो है, हमने ईडी ने हमको धमकाया, हमने चंदा दिया, ये आरोप लगाए। के शर्मा जी, नवीन गौड़ जी कुछ कहना चाहते हैं। नवीन जी, बीजेपी ये आपसे सवाल उठा रही है कि आप लोग तो खुद ही करते हैं ईडी सीबीआई से, सवालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को 9वां समन जारी हो जाता है तो वो सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त जिस तरीके से आप एजेंडा लेके आए थे, लेकिन तमाम जो लीडर्स हैं वो भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस गए हैं इस बार? बीजेपी को जो लाई गई है भ्रष्टाचार को रोकने में लाई गई थी, ये नवीन जी भ्रष्टाचार को भी है तो मैं भी करूंगा। ठीक है, अब नवीन जी बोलेंगे, नवीन जी बोलेंगे अभी। जी नवीन जी। शर्मा जी रुक जाइए, ठीक है शर्मा जी रुक जाइए। सबसे पहले तो मैं कोहली साहब का ना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने बड़ी डिटेल में बताया और ये एक्सेप्ट भी किया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है वो कंपनियों से चंदा लेकर उसके बदले में उनको काम देने का काम करते हैं, तो ये कम से कम एक्सेप्ट किया। और दूसरी बात इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि जब हम राजनीतिक विश्लेषज्ञ या फिर हम इकोनॉमिस्ट बन के बैठते हैं और कहीं ना कहीं जब एक पार्टी का पक्ष करते हैं तो अपनी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं डाउन करते हैं। ठीक है सर, आप मुझे अपना पक्ष बताइए। ठीक है, उनके पास में लौटूंगी इससे। बिल्कुल, करिश्मा, क्रेडिबिलिटी का कोई सवाल नहीं है। जो चीज है सार्वजनिक है, जो चीजें दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, इसमें क्रेडिबिलिटी की बात कहां से आ गई? अरे आप कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, कोई मीडिया उठा के देख लीजिए, सब में लिखा हुआ है। कहां आपको नहीं सुनने को मिल रहा? केजरीवाल जी की कच्चर ईमानदारी पर सवाल कौन नहीं उठा रहा है? कौन नहीं उठा रहा है? आप क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, व्यक्तिगत मत होइए मेरे साथ आप व्यक्तिगत मत होइए। व्यक्तिगत होंगे तो मैं आपके व्यक्तिगत पोल खोल दूंगा। यहाँ पर मैं आपके व्यक्तिगत पोल खोल दूंगा सारे के सारे। अगर आप व्यक्तिगत होंगे तो आप ये सोच लीजिए, मर्यादा बना के रखिए इधर पे। शरद जी, नवीन जी, नहीं, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए सर। नवीन जी, सवाल यही उठ रहे हैं कि ठीक है, जब सब आप कह रही हैं कि नीति और नियति है ना सब कुछ, आम आदमी पार्टी का फिर क्या है? 9वां समन दिल्ली के मुख्यमंत्री को जब जारी होता है, अब तक आखिर क्यों बच रहे फिर ईडी सीबीआई से? अगर सच्चे हैं तो आप आइए सवालों का सामना करें। फिर आप ये क्यों कह रही हैं कि ठीक है ईडी और सीबीआई हमारे पीछे लगी हुई है? मुझे बहुत अचरज लगता है जब लोग ये बैठ के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि संविधान का सम्मान नहीं करते, कानून का सम्मान नहीं करते। कल जो बेल मिली है अरविंद केजरीवाल को, वो क्या नाम लेके आए हैं? क्या है बेल? मैं बताता हूं क्यों मिली आपको बेल। अरे सर, हर किसी के बारे में आप बोलोगे, ये थोड़ा एक सेकंड प्रतीक्षा कर लीजिए। और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हम इसलिए कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट था जिसमें बदलाव किया गया, जिसकी वजह से कानून बना दिया गया कि यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो जब तक कानून का लेकिन सर, आप इस देश की न्यायपालिका को तो स्वतंत्र मानते हैं ना? बीते दिनों जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर का जो फैसला आया, इसके बाद आज अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरीके से यहाँ पे एसबीआई को फटकार लगी है, इसके बाद लेकिन सवाल यही उठ जाता है कि इधर पे कोई भी पार्टी हो, किसी का दामन पाक साफ नहीं है। अब तो ठीक है इलेक्टोरल बॉन्ड है तो सब चीजें सार्वजनिक हो रही है, लेकिन पहले तो चीजों का खुलासा नहीं हो पाता था ना सर। साफ नहीं है। असल में तो जनता जो है ना वो बेवकूफ बन रही है, और जनता का पैसा जो महंगाई जो बढ़ रही है, इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी इसी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि ब्लैक मनी अभी भी खत्म नहीं हुआ। आप मुझे फटाफट बताइए के शर्मा जी, क्योंकि कानून के आप जानकार हैं, मुझे ये समझाइएगा अब एसबीआई पर किस तरीके से आगे एक्शन लिया जाता है, क्योंकि क्या माना जाए, क्या ये अवमानना है सुप्रीम कोर्ट की? लगातार ये तीसरी बार हो चुका है सर। आप तो सख्त लिहाज से बोल दिया गया कि आप वो आंकड़े पेश करिए, यूनिक नंबर आप क्यों नहीं पेश कर पा रही हैं? शुरू में ही कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि यूनिक आईडी छिपा के देना, उन्होंने पूरा ही मांगा था। जब उनको जब ये पता नहीं चल पा रहा था कि पैसा कहां से आया, किसके पास गया और कैसे किस टाइप, तब जाके यूनिक आईडी मांगा गया है। उनको बैंक वाले को ये पता था कि ये यूनिक आईडी हम दे देंगे तो हमारे जो सारी पोल खुल जाएगी। पहले इन्होंने कोशिश अब अगली सुनवाई का जिस तरीके से जो वक्त अब दिया गया है, जो डेडलाइन दी गई है, क्या लगता है आपको, क्या उस डेडलाइन में अगर पूरा डाटा नहीं दे पाई एसबीआई तो फिर क्या रुख हो सकता है कोर्ट का? इसके बाद जो डेडलाइन में तो देखो मुझे पूरा विश्वास है कि एसबीआई को देना ही पड़ेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा चंडीगढ़ में भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नहीं किया गया, लेकिन अब ये है कि ये जो डेटा आएगा, अब इस पे सवाल होगा कि इसमें कोई टेम्परिंग तो नहीं किया हुआ। 65B एविडेंस एक्ट है,
के साथ में डॉक्यूमेंट भी, एफिडेविट भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी टेम्परिंग हो सकती है, कुछ बात छिपा के दी जा सकती है। ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, ये पॉसिबल हो सकता है कि डेटा छिपा के दिया जा सकता है, डेटा गुप्त रख के दिया जा सकता है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ बातों को दबा के फिर कुछ बातों को दिया जा सकता है। शरद कोहली जी, आपका क्या टेक है? आपने कहा कि ये पूरी चीजें मैनुअली है, केवाईसी से वो पूरा चेक होता है, मतलब उसमें मैच किया जाता है। क्या ये डेडलाइन आपको लग रहा है कि इस डेडलाइन में एसबीआई पूरा डाटा सार्वजनिक कर सकती है? नहीं, सार्वजनिक हो जाएगा करिश्मा, इसको डेटा को मैच करना कोई मुश्किल नहीं है। मैनुअल हो, टाइम लग सकता है 2-3 दिन का, अगर स्टेट बैंक एक्स्ट्रा उसमें स्टाफ लगा दे तो डेटा बाकायदा निकाला जा सकता है, डेटा दिया जा सकता है। मुझे नहीं लगता अब स्टेट बैंक कोई भी डेटा को छुपा पाएगा, किसी भी डेटा को ना देने की मंशा से काम करेगा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप देखें सारा डेटा सामने आ रहा है और आखिरी ये डेटा है वो भी सामने आ जाएगा। ईशान त्यागी जी, आप लोग ईडी सीबीआई पर सवाल उठाते रहे, तमाम विपक्षी पार्टियां, अब कोर्ट तो अपनी तरीके से सर काम कर रहा है, अब कोई मुझे लगता है कि नाराजगी नहीं, लेकिन सवाल यही है कि क्या एसबीआई जो है वो डाटा सार्वजनिक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर सवाल बीजेपी और तमाम पार्टियां ये उठा रही है, तो फिर आपके शासनकाल का क्या, वो ब्यौरा तो नहीं आ पाया फिर सर? ईशान जी। करिश्मा जी देखिए, एसबीआई पे बात हो रही है, एसबीआई पे जो चर्चा है हमारी, उसमें सुप्रीम कोर्ट उनको तीसरी बार बोल चुका है कि आप सारी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि नहीं दे चुके, आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, और यहां तक कि ये भी बोल दिया है कि आपको थर्सडे तक एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपने सारी इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है। तो 2018 से 2019 से पहले की इंफॉर्मेशन कहाँ है, और उससे पहले वो भी बताए, वो भी सामने है, एसबीआई के द्वारा क्यों नहीं सामने आ रही है वो। और दूसरी बात, और यहाँ पर मान देखिए, एसबीआई की साख तो है ही अपना क्या बोलते हैं रिस्क पे, लेकिन इस तरह से जो देश का सबसे बड़ा बैंक है वो किसको छुपाने का काम कर रहा है, किसके आदेश पे कर रहा है, और क्या डेटा छुपाने का काम कर रहा है, ये सबके सामने आना चाहिए सबसे पहले तो फिर यही बीजेपी कह रही है, फिर तो आपके शासनकाल की भी चीजें सामने आनी चाहिए ना सर। कहाँ कितना कैसे पैसा गया, किसके पास पहुंचा, फंडिंग कैसे होती है, चंदा कैसे लिया जाता है, क्या कोई दूसरा तरीका होगा? जी करिश्मा जी सुन लीजिए, ईडी ने माननीय राहुल गांधी जी को कई बार बुला लिया बातचीत करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आज तक कुछ निकला नहीं है उनके पास। सौरभ दुबे जी, सौरभ दुबे जी, निकला है, अगर कुछ गंभीर है तो डाल दीजिए जेल में, वो तो जाने को तैयार है, अगर कुछ गंभीर है तो। कांग्रेस पार्टी को समस्या क्या हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा सिस्टम लेकर के आई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से, जो जिस प्रकार से कांग्रेस पहले देशद्रोहियों से, जो उद्योगपति देश को लूट करके भाग जाते थे, ईशान जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जो समर्थन जो मिल रहा है उससे डर रखी है, उससे बौखला। बिल्कुल, जिस तरह से समर्थन हमें मिल रहा है, और आम जनमानस की कौन सी न्याय यात्रा है जहां पर अपने लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, उनकी पार्टी के लोग छोड़ करके भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी नाराज बैठे हुए हैं, तमाम बड़े नेता नाराज बैठे हैं, ममता बनर्जी अलग तो बेहतर होगा। सौरभ जी, उम्मीद की जा रही है कि अब जो डेडलाइन दी गई है एसबीआई उसमें पूरा डाटा सार्वजनिक करेगा, और जो आरोप ये लग रहे हैं कि एक इन्फ्लुएंस के तौर पे एसबीआई यहाँ पे काम करी है, अब तक यूनिकोड नंबर क्यों नहीं जारी कर पा रही है। उम्मीद करते हैं कि एसबीआई ये पूरे डाटा को सार्वजनिक करे। नवीन गौड़ जी, बस अब मुझे चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ेगा, आपका एक छोटा सा कमेंट चाहूंगी सर। आरोप यही है कि क्या कोई शराब घोटाला हो गया, आबकारी नीति होगा, कई घोटाले में इस वक्त आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स जो हैं उनका नाम सामने आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री तक का। अब भाई ये बताइए कि आखिर ईडी के सवालों का सामना क्यों नहीं कर पा रही है अरविंद केजरीवाल, ये सवाल फिर बीजेपी उठा रखी है। अगर डर पाक साफ बता रही है आम आदमी पार्टी खुद को, बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है, तो फिर आप कितने साफ हैं, क्यों नहीं सामने आते, सच्चाई का सामना क्यों नहीं करते हैं? देखिए, बड़ी अचरज की बात है, जब भी ईडीआई का कोई सम्मन आता है, अरविंद केजरीवाल जी उनसे पूछते हैं कि आप मुझे किस आधार पे बुला रहे हो, आप मुझे गवाह बुला रहे हो, कन्विक्ट बुला रहे हो, किस हैसियत से बुला रहे हो, और वो ईडी जो है उस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट में जाने को तैयार है। कितने बड़े अचरज की बात है। उनके पास सारी चीजों के लिए टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है, के लिए टाइम नहीं है,
कि वो किस लिए अरविंद केजरीवाल जी को बुला रहे हैं। असली जो बात है वो ये है कि इंडिया गठबंधन जिस मजबूती से खड़ा हो रहा है, इंडिया गठबंधन जिस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार खड़ा हो रहा है, ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, और इसलिए फिर आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से ईडी सीबीआई जो है वो काम कर रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सियासत इस वक्त काफी ज्यादा हाई है, चाहे विपक्षी पार्टियां ही क्यों ना हो, बार बार ये कह रखी है कि आखिर एसबीआई की तरफ से वो आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी बार बार ये कह रखी है वक्त दीजिए, सब पाक साफ हो जाएगा। क्या हुआ कांग्रेस के शासनकाल में और आम आदमी पार्टी आखिर खुद ही भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त है। इस खबर पर आगे भी आपको पल पल की हम डिटेल देते रहेंगे, लेकिन